शीतकालीन सत्र के पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा छाया रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर मतदान प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए उन सीटों को फिर से अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी है और इसका नजारा आज विधानसभा में भी देखने को मिला। सदन की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने स्थगन आदेश दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के मन में कुछ और है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कोर्ट। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने रविवार को मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा। विवेक तनखा ने बीजेपी नेताओं पर ओबीसी आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के गलत तथ्यों का प्रचार करने का आरोप लगाया। तनखा ने बीजेपी नेताओं से 3 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा है। ओबीसी को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत जारी है। सदन कल सुबह तक के लिए स्थगित हो गई है। दरअसल इसका अंदाजा सत्र शुरू होने से पहले ही लग गया था। आज सत्र शुरू होने से ठीक पहले पूर्व सीएम कमलनाथ और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मध्य प्रदेश की 55% ओबीसी आबादी आज वंचित है, तो ना परिसमन, ना रोटेशन और ना ओबीसी का आरक्षण। ये है वाह वाह भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कह रही है कि माफी प्रस्ताव लाए, माफी प्रस्ताव। देखिए कुछ ये कोई चीज छिपी नहीं, कोई चीज छिपी नहीं, सब अब साफ आ गया। तो इनकी आत्मा की आवाज अब उभर के आई है। चलो कमलनाथ जी जो अभी कहकर गए हैं कि ये बताया अदालत गए काहे को थे, रुकवाया क्यों? खेद प्रकट करो, माफी मांगो। इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया एक वर्ग विशेष पर इन्होंने, वो नहीं बता रहे हैं। बीजेपी की कह रहे हैं, अरे भाई आपका प्रवक्ता अदालत में गया, बीजेपी तो नहीं गई। आपके सांसद अदालत में गए, बीजेपी तो नहीं गई। अब नहीं गई तो फिर खेद प्रकट करना चाहिए। तो मानहानि का दावा कर रहे हैं सर। मानहानि का दावा किस पे कर रहे हैं? सीएम कुछ बोले ही नहीं है, उनको ही नोटिस दे दिया। और क्या गलत बोले हमारे प्रदेश अध्यक्ष? कोई गलत नहीं बोले, काहे का नोटिस? ये इनका पाश्चाताप है जो अब फूट रहा है। और वहीं उमा भारती ने भी पंचायत चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर लगी हुई न्यायिक रोक चिंता का विषय है। मेरी अभी सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी से फोन पर बात हुई तथा मैंने उनसे आग्रह किया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना मध्य प्रदेश में पंचायत का चुनाव मध्य प्रदेश की लगभग 70% आबादी के साथ अन्याय होगा। इसलिए पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने का समाधान के बिना पंचायत चुनाव ना हो सके, इसका रास्ता हमारी मध्य प्रदेश की सरकार को निकालना ही चाहिए। मुझे शिवराज जी ने जानकारी दी है कि वो इस विषय पर विधि विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। और इस वक्त ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों की लिस्ट भी तैयार है। हमारे साथ प्रदीप माहौर जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी से हैं, और वहीं इसके साथ साथ हमारे साथ अजीत भदौरिया जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी बने हुए हैं। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता दीप्ति चौरसिया भी जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से सदन कल सुबह तक के लिए स्थगित हो गया है, अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर, यानी जिस तरह से ओबीसी का मामला गरमाता जा रहा है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है अब ये विवाद कम नहीं होगा बल्कि आगे और बढ़ेगा। हमारे साथ दीप्ति चौरसिया हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई है। दीप्ति, तो आज जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई थी सदन के, उसके बाद स्थगित हो गई है, स्थगन प्रस्ताव दे दिया विपक्ष ने। क्या लगता है आने वाले दिनों में ऐसी ही गहमागहमी देखने को मिल सकती है सदन में? लिए स्थगित हो चुका है, आज कोई कामकाज नहीं हुआ। और दूसरा, जिस तरीके से ओबीसी मुद्दे को जो है सदन के बाहर भी उठाया गया है, चाहे वो बीजेपी ने उसे कैश कराने की कोशिश करी हुई या फिर कांग्रेस में विवेक तनखा ने मानहानि का नोटिस देने की बात करी हो, हकीकत यह है कि ये पूरा मुद्दा अब इतना बड़ा हो चुका है कि दोनों ही दल इसे कैश कराने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाएगी और कांग्रेस बीजेपी पर। तो इस पर राजनीति तो अभी गर्माएगी और काफ़ी जोर से गर्माएगी। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि ओबीसी की पॉलिटिक्स 27% आरक्षण को लेकर बड़ी जोर शोर से चल रही थी। कांग्रेस का यह कहना था कि उसने तो विधेयक बनवा दिया था, लेकिन बीजेपी के जो वकील हैं, जब बीजेपी की सरकार आई तो सरकारी वकील पैरवी नहीं कर पाए और कांग्रेस ने बीजेपी पे आरोप लगाया था और बीजेपी ने बोला था कि अगर कांग्रेस कराना चाहती तो पहले ही इसको करा लेती। तो उस समय से लगातार चला आ रहा है 27%
30% आरक्षण का मुद्दा, और उसके बाद जब पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया तो कांग्रेस ने जो है अपनी आपत्ति दर्ज कराई, और न केवल आपत्ति दर्ज हुई बल्कि अर्जेंट बेसिस पे उसकी हियरिंग भी करी गई। और जो अब नतीजा सामने आया है, कोर्ट का जो फैसला है सबके सामने, वो ओबीसी आरक्षण को लेकर आया है। तो अब विवेक तनखा का ये कहना बनता है कि बीजेपी जो है सही व्याख्या नहीं कर रही है और इससे हमारी मानहानि हो रही है, जिसके लिए नोटिस भेजने की बात हो रही है बीजेपी नेताओं को। और वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने आपत्ति ही क्यों लगाई थी, जब लगातार इलेक्शन हो रहे थे तो कांग्रेस का आपत्ति दर्ज कराना ही गलत था। तो दोनों इस मुद्दे को कैश कराने की कोशिश में है, बल्कि ये कहें कि जो पिछला विधानसभा सत्र था वो आदिवासी मुद्दे पर रह गया कि आदिवासी दिवस मनाया जाए, उस दिन छुट्टी रखी जाए, फिर बिरसा मुंडा की पूरी चीजें हुई, जनजाति गौरव दिवस बना, और उसके बाद अब जो कहानी आकर टिक गई है इस सत्र में, जो शीतकालीन सत्र है, इसमें ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहानी टिक गई है। और चूंकि उस समय तो आदिवासी का मुद्दा था तो बीजेपी और कांग्रेस का ही झगड़ा था, लेकिन अब तो इसमें एक बड़ा फैसला है कोर्ट का सामने, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को टारगेट कर रही है। तो कुल मिला के ओबीसी आरक्षण का जो 27% बढ़ने का मसला था वो भी कुछ ऐसा था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस था, और अब जो पूरा मामला सामने आया है वो अब कांग्रेस के गले की फांस के तौर पे हम देख सकते हैं इसको, क्योंकि राजनीति तो होगी, क्योंकि यही जो बड़े वर्ग हैं, और खासकर अगर हम ओबीसी वर्ग की बात करें तो काफ़ी बड़ा वर्ग है जिसका वोट परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा है। आदिवासी और ओबीसी दो ही वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो है ये मान सकते हैं हम कि जो सत्ता के शिखर तक पहुंचता है उसको इन दो वोटों की बहुत जरूरत होती है। बिल्कुल देखिए, और हमारे साथ अजीत भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, ओबीसी वर्ग का, तो राजनीति इसलिए जी अजीत भदौरिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, तो आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस तो लगातार ये कह रही थी कि वो ओबीसी के हितैषी हैं, और ऐसे में अब जो स्टे आ गया है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो तमाम तरह की बातें अब सामने आ रही है, आखिर क्या कुछ स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए जीतू जी, कांग्रेस कह नहीं रही, कांग्रेस ने किया है पिछड़े वर्ग के लिए। कांग्रेस ने हर उस वर्ग के लिए किया है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा था, उसको बराबर पर लाने के लिए, धरातल पर लाने के लिए कांग्रेस ने काम किया। जहां तक आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, तो पिछड़े वर्ग को नौकरियों में 14% आरक्षण आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था मध्य प्रदेश के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के रहे, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर और अभी शिवराज सिंह जी। इन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया? शून्य बटा सन्नाटा। कमलनाथ जी 15 महीने के लिए आए मध्य प्रदेश में, 27% आरक्षण दे दिया पिछड़े वर्ग को, पूरा नोटिफिकेशन लाए। भारतीय जनता पार्टी की जो आरक्षण खत्म करो की हिडन नीति है, उसके तहत उन्होंने वकीलों को पुरजोर पैरवी नहीं करने दी। और आज अगर इस बात को है, और अगर आज पिछड़े वर्ग की हितैषी बन रही है भारतीय जनता पार्टी, और जैसा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपकी रिपोर्ट में अभी स्पष्ट हुआ उमा भारती जी के वक्तव्य से, कि उमा भारती जी भी चाहती है कि ये पंचायती चुनाव स्थगित हो जाए किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से। तो ये सरकार की मंशा साफ तौर पे है, सरकार अपना पक्ष रखती नहीं है। मजबूती के साथ जिन मुद्दों को उन्हें सपोर्ट नहीं करना, जिन वर्गों को उन्हें बढ़ाना नहीं है, उनको उनके पक्ष में सरकार अपने वकीलों को अच्छे तरीके से तैयारी करके नहीं पहुंचाती। अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो रहा है, और अब ऐसे जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, क्या लगता है कि अब जो चुनाव है वो हो पाएंगे? पंचायत चुनाव का रास्ता कहीं ना कहीं मुश्किलों भरा होता हुआ दिख रहा है अब। विधि विशेषज्ञ जितने भी हैं उनसे चर्चा हो रही है कि इस विषय में कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी हैं उनको मैं बड़ी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो बात कही है वो इतनी अच्छी कही है। उन्होंने बोला है कि 3 मुख्यमंत्री हुए भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के, तो इससे ये समझ में आता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी वर्गों के होते हैं, लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी से आते थे। ये अपने आप में ये चीज बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी का कंट्रीब्यूशन जो है, और सिर्फ मुख्यमंत्री लेवल पे नहीं, पूरी की पूरी पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन देखें तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज अगर देखें तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरी की पूरी चाल रची है, इस चाल को अगर अच्छे से समझा जाए तो सबसे पहले किशन राव ग्वाली जी जो हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में
जो रिट पिटीशन दायर किया और रिट पिटीशन दायर करके महाराष्ट्र में इनकी सरकार आई थी और महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने वहां पे ओबीसी का रिजर्वेशन को साफ कराया। वही सेम पद्धति इनको पता था, क्योंकि इन्होंने ये सारी चीजें करी थी, तो इनको पता था कि किस तरह से हुआ है। इन्होंने सेम प्रकार का पिटीशन जो है मध्य प्रदेश के लिए दायर करवाया और मध्य प्रदेश का दायर करवा के मध्य प्रदेश में भी ओबीसी का रिजर्वेशन साफ करा दिया। ये लोग ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिल रहा था उससे बड़े घबराए हुए थे। ये नहीं चाहते थे किसी भी हाल में कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिले। ये सिर्फ एक अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको साथ लेके चलना चाहते हैं। इसके अलावा सारे वर्ग जितने भी हैं वो इनके दुश्मन है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ता है। और हंसा मत करिए बीच बीच में, थोड़ा सा गंभीरता लेके आइए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता होकर जनता आपको देख रही है। इस प्रकार की हरकतें अगर आप करेंगे ना तो माखौल उड़ाते हैं आप अपनी पार्टी का, खुद का। सीरियस बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, गंभीर बात कर रहे हैं, गंभीर बात का झूठी बयानी करेंगे तो हास्यास्पद रहती है दोस्त मेरे। बैठे बैठे यहाँ पे हंसते हैं, हास्यास्पद बात कर रहे हैं, गंभीर नहीं कर रहे हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं, गंभीर नहीं कर रहे हैं, हास्यास्पद बात कर रहे हैं। बिहेवियर है उससे समझ में आ रहा है कि कितने सीरियस है चीजों के लिए। ये क्या है, अपनी हंसी जो है ये बता रही है कि इनकी जो पोल जो हमने खोली, इन्होंने कहा इनको तो पता चल गया भाई, इनको तो पता चल गया, हमने तो जितनी कॉन्स्पिरेसी रची थी ऐसे रची थी कि दुनिया में किसी को पता ना चल पाए। जितने भी ओबीसी वर्ग है उनको वोट बनाते हैं, आराम से बैठ के बातें करते रहे, लेकिन करना कुछ नहीं है। पीछे से जो है उनके नीचे से जो दरी है ना, जमीन के नीचे से वो खींच लेंगे धीमे से और पता भी नहीं चलेगा। वो वाला जो बिहेवियर है वो कांग्रेस का बना हुआ है लगातार, और वो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस आगे भी इस प्रकार से जो एक अल्पसंख्यक मोर्चे के अलावा, अल्पसंख्यक के अलावा किसी को भी साथ लेने में, चलने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। अजीत जी, ओबीसी को लेकर तो मुझे लगता है कि दोनों ही जो वर्ग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी भलाई चाहते हैं। एक तरफ बीजेपी कह रही है वो हितैषी है ओबीसी की, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी यही बयानबाजी कर रही है। तो ऐसे में आज स्थगन प्रस्ताव लाया क्यों गया? हालांकि जो मंत्री हैं वो कह रहे थे भूपेंद्र सिंह की आपको तो माफी मांगनी चाहिए, लेकिन स्थगन प्रस्ताव का लाना कहीं ना कहीं अपने आप सवाल खड़े कर रहा है। एक दिन तो आपने बर्बाद कर ही दिया सदन का। जी अजीत जी, आपसे सवाल कर रही हूँ। नहीं, स्थगन प्रस्ताव का लाना, स्थगन प्रस्ताव लाना कहां से गलत है जीतू जी? संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं चर्चा कराए ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन में, और चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार को। अगर उनको प्रदेश के एक एक मतदाता को, एक एक नागरिक को सुनवाना है कि पिछड़े वर्ग की हितैषी कौन सी पार्टी है, तो लाइव टेलीकास्ट करवा दें सदन की पूरी कार्रवाई का, अपने आप वस्तु स्थिति साफ हो जाएगी। अरे आप तो 3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री दिए और उन्होंने अपना भला करने के अलावा क्या किया? मेरा कहने का अभिप्राय ये है, कमलनाथ जी आए 15 महीने में 27% आरक्षण दिया। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने 14% आरक्षण नौकरियों में दिया पिछड़े वर्ग को। जी, चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्रियों ने अपना भला करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने किसका भला किया? अपने। अजीत जी, प्रदीप जी की बात सुनते हैं, जी बताइए। जाएंगे क्या है, बोलना सुना भी करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए क्या है कि ये कांग्रेस की, मैं कॉन्स्पिरेसी की बात करता हूँ, षड्यंत्रकारिता की बात करता हूँ, जिस तरह से ये लोग षड्यंत्र रचते हैं। आज इन्होंने जो स्थगन प्रस्ताव लेके आए हैं, इसकी जगह इस विषय के ऊपर चर्चा का प्रस्ताव लेके आते तो कुछ बात बनती। स्थगन प्रस्ताव मतलब चर्चा होनी नहीं चाहिए, हम बाहर आके ड्रामा करेंगे, अंदर तो चर्चा नहीं करेंगे। आज जो जितनी भी असेंबली है किस लिए बनी हुई है, वहां पे चर्चा की जाए, इस विषय पर रखा जाए। क्यों नहीं करना है? चर्चा करें ना। ऐसे यादबाजियों के मुद्दे पे बकते हैं, 4-4 दिन का बजट सत्र भी बुलाते हैं, तो 4-4, 6-6 दिन का बजट सत्र बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उसके बजट, उसके सत्र उठा के देख लीजिए, एक महीने 20-20 दिन के सत्र चलते थे कांग्रेस पार्टी। क्यों नहीं लाए? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्या उठाने का एक सबसे बड़ा मंच विधानसभा है, उससे भी आप मुंह छुपा के बकते हैं आपके मंत्री। तो अजीत जी, चर्चा कब करेंगे? अगर ऐसे स्थगन प्रस्ताव आता रहा तो चर्चा कब की जाएगी ओबीसी को लेकर? यानी एक दिन का? अरे अभी माफी मांगेंगे तनखा जी के बयान, मेरा सबसे बड़ा जी के नोटिस पे माफी मांगेंगे आपके तीनों नेता, चाहे वो शिवराज सिंह जी हो, बीडी शर्मा जी हो या भूपेंद्र सिंह जी। देखिए अभी सामने पानी आ जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनसे मैं एक साधारण सा सवाल कर रहा हूं, क्या कृपया अगर वो जवाब दे सकते हैं तो जवाब दे, नहीं दे सकते हैं तो फिर इसका मतलब समझ लिया जाएगा कि वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि स्थगन प्रस्ताव की जगह पे इस विषय पे चर्चा का प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? स्थगन प्रस्ताव सदन के पटल पे, असेंबली के पटल पे क्यों रखा गया, इसका जवाब दें। जी अजीत जी।
देखिए, एक चीज है कि कांग्रेस पार्टी का विधायक दल जीतू जी कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी प्रस्ताव लाता है तो भारतीय जनता पार्टी या उनकी मंशा के अनुरूप नहीं लाएगा, सरकार की मंशा के अनुरूप। अरे आप तो चर्चा कराइए ना, चर्चा क्यों नहीं करा रहे आप? चर्चा कराइए। जिस तरीके से आदिवासियों के मुद्दे पे आप चर्चा कराने से पिछली बार सदन में भगे, वही स्थिति आपकी यहाँ आ रही है। सवाल को सुन के इनका साफ सूंघना बिल्कुल तय है, इनको साफ सूंघ गया भयंकर तरीके से। अच्छा माहौर जी आप मुझे एक बात बताइए, सुनिए। हाँ बिल्कुल सुनिए माहौर साहब, अब मेरी एक बात का जवाब देंगे आप? माहौर जी, आदरणीय माहौर जी, मेरी एक बात का जवाब देंगे आप? माहौर जी जी सुन रहे हैं जी, आप सवाल कीजिए जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्या चल रहा है पंचायती राज चुनाव में? देखिए आज देखिए जीतू जी, कितनी विसंगति आ रही है इस चुनाव में। आधी सीटों पे तो चुनाव रुका हुआ है, आधी सीटों पे प्रोसेस चालू है। ये तो सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली है। अरे आप उसको रोकिए, रोक के पूरी वस्तुस्थिति क्लियर करके उसके बाद प्रोसेस करिए। आपकी मंशा ही साफ नजर नहीं आ रही कि दूसरे लोग फिर चले जाएंगे, फिर स्टे आ जाएगा और ये चीज यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी जो सरकार की मंशा है। किस तरीके से मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता विनोद भी ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या माना जाए जिस तरह से अब तमाम तरह की अड़चनें पंचायत चुनाव के रास्ते में आ चुकी है? एक तरफ कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, दूसरी तरफ परिसीमन को लेकर नहीं चाहते चुनाव हो। वहीं उमा भारती का बयान भी अब आ गया है ट्विटर के जरिए कि कहीं ना कहीं इस चुनाव को रोका जाए तो बेहतर होगा। क्या लगता है आपको, अब क्या विधि विशेषज्ञ कह सकते हैं, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है इस चुनाव को लेकर? देखिए कि अगर इस पूरे विषय को हम समझें तो ऐसा लगता है कि अब इस पर दोनों ही दल राजनीति करना चाहते हैं और बहुत अच्छी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कुछ बचता नहीं है। आप देखिए, शुरुआत से जिस तरह से सरकार ने चुनाव कराने के लिए एक प्रणाली बनाई कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण करेंगे, बाकी पंचायतों में आरक्षण नहीं करेंगे, तो ऐसा मौका सरकार ने कांग्रेस को सवाल उठाने का क्यों दिया? दूसरा ये कि कांग्रेस की तरफ से जो मांग की गई थी वो रोटेशन प्रक्रिया की मांग की गई थी, क्योंकि सरकार इसमें रोटेशन प्रक्रिया का फॉलो नहीं कर रही थी और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उसी आधार पर चुनाव कराने की बात कही। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार पर यह सवाल जरूर उठता है कि दो तरह के आरक्षण में आप इस तरह के चुनाव क्यों कराना चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का तो करा दीजिए, लेकिन पंचायत के जो सरपंच चुने जाएंगे उसमें आरक्षण की प्रक्रिया फॉलो नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक लग रहा था और इसीलिए ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। विवेक तनखा ग्वालियर भी आए थे, तो ग्वालियर में उन्होंने जब हाईकोर्ट से अपनी गुहार लगाई थी, पैरवी की थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, तो उन्होंने ये कहा था कि रोटेशन की प्रक्रिया का फॉलो करवाएं, कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ओबीसी की कहीं कोई बात नहीं आ रही थी, ना तो बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से। ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन था जिसको ओबीसी के सारा जो आरक्षण था वही खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं संविधान में पंचायत स्तर पर ओबीसी का आरक्षण वर्णित नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि सभी को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। ऐसे में अब राजनीति करने से फायदा क्या? अब देखिए, कल कमलनाथ ने जो प्रेस वार्ता की थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आप जाइए ना, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी साथ जाने के लिए तैयार है, दोनों चले जाएं सुप्रीम कोर्ट तो फैसला हो जाएगा। सदन में लड़ने से क्या फायदा है? जनता राजनीति अच्छी तरह समझती है कि चुनाव की जो खिचड़ी पक गई है उसमें उम्मीदवार, जो संभावित उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले, पंचायत का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि चुनाव होगा कि नहीं होगा। अब तो कहीं ना कहीं उसी आधार पर चुनाव कराना पड़ेगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। जी बिल्कुल। और प्रदीप जी, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल ये जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त, कहीं ना कहीं राजनीति हम लोग ज्यादा देख रहे हैं ऐसे माहौल में, और सिर्फ 5 दिन का ये सत्र था जिसमें एक दिन जाया हो जाता है। अब क्या उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि जिस तरह से बैठक हुई थी विधायक दल की, ये निर्णय किया गया था सभी आराम से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और कुल मिलाकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई जिसमें लोगों का ही नुकसान है। जी 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 गीतू जी, देखिए क्या है कि ये जो चल रहा है ये फिलहाल बहुत गलत है और मैं इसीलिए कांग्रेस के जो हमारे भोले प्रवक्ता बन रहे थे उनसे मैं इसीलिए ऐसा प्रश्न कर रहा था कि आज इनको स्थगन के लिए जो ये लेके आए उसकी जगह पे इनको चर्चा करवानी थी। देखिए, कोई भी निर्णय होगा कहाँ बैठ के होगा, बैठ के आपस में बातचीत करने से होगा। आप बातचीत ही बंद कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हम पूरी नौटंकी करेंगे, रोड पे उतरेंगे, ड्रामा करेंगे, लेकिन चर्चा नहीं करेंगे वहां पर।
बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है क्योंकि चर्चा बेहद जरूरी है। एक बड़ी खबर आ रही है अपनी संवाददाता हम दीप्ति का रुख कर रहे हैं। दीप्ति, तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि सीएम शिवराज आज एक बैठक भी लेने वाले हैं 3:30 बजे, कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी और निर्णय किया गया था कि सुचारू रूप से इस सत्र को चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की उम्मीद लग रही है इस बैठक में? देखिए, आज जो बैठक है, कल सुचारू रूप से सत्र चलने की बात थी, लेकिन कल शाम तक जो स्थितियां बन चुकी थी वो ओबीसी आरक्षण को लेकर वो इतनी ज़्यादा राजनीति हो चुकी थी कि ये तो लगभग तय लग रहा था कि हाउस भी बहुत आसानी से नहीं चल पाएगा और आज हाउस कल तक के लिए स्थगित हो गया। आज इसी मसले पर जो है बड़ी बैठक बुलाई गई है, 3:30 बजे बुलाई गई है। इस बैठक में इसी बात का हल निकाला जाएगा कि आखिर क्या किया जा सकता है कि सत्र भी सुचारू रूप से चले और जिस तरीके से कांग्रेस का, जो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के इंटरवेन करने से या कांग्रेस के आपत्ति जताने से ओबीसी के आरक्षण जो खत्म हुए हैं उसे लेकर सरकार क्या कर सकती है, क्योंकि ये बड़ा ही टेक्निकल बात है। जैसे कि हमारे साथी विनोद कह रहे थे कि अब चुनाव जो भी होंगे वो कोर्ट के आदेश के तहत होंगे और कोर्ट का जो आदेश है वो यही है कि जो संविधान सम्मत तरीका हो। और उसमें दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने भी उसे चुनावों को स्थगित नहीं करा। उसने बोला कि सरकार जैसा जो संविधान सम्मत है हम उसी के आधार पर चुनाव कराएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। भले ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये चाहेगी या सरकार ये चाहेगी कि कोई एक ऐसा रास्ता निकल आए जिसके जरिए ये साबित हो सके कि बीजेपी सरकार ओबीसी हितैषी भी है, हाउस भी चल सके, या फिर कुछ ऐसी बात हो कि लगातार ये मैसेज पूरा जाए कि कांग्रेस के आपत्ति जताने के चलते ओबीसी वर्ग को इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो ये दोनों ही मसलों पर बात करी जा रही है। कोई एक और रास्ते के लिए भी बात की जाएगी। तो 3:30 बजे आज बैठक है। अब चूंकि कोर्ट का फैसला है और निर्वाचन आयोग जो संस्था है वो कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही चलेगी, संविधान के हिसाब से ही चलेगी। तो अब इसमें या तो सत्र को लेकर भी बात होगी, दूसरा अगर सरकार अपनी तरफ से कोर्ट में किसी तरह का कोई याचिका दायर करती है तो वो क्या करी जाए उसे लेकर भी बात हो सकती है। इस पूरे फैसले के जो लीगल पक्ष होंगे, जो कानूनी पक्ष होंगे, उनको लेकर विचार विमर्श होगा, उनको लेकर बात होगी कि सरकार के पास अब कितने कानून के दायरे में रहते हुए कितने अधिकार ऐसे हैं कि सरकार अब इस फैसले पर आगे जो है कोर्ट तक जाए या इस फैसले को कुछ ऐसा करे कि ओबीसी का वर्ग जो है उसे आरक्षण का फायदा मिल सके। तो अब इसी को लेकर सबसे बड़ी चर्चा होगी, इसीलिए लीगल एक्सपर्ट को भी साथ में रखा गया है। और दूसरा बड़ी बात यह है कि चूंकि विवेक तनखा कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और बड़े वकील हैं और उनकी तरफ से मानहानि भेजने की बात कही गई है, तो हो सकता है कि एक मुद्दा उस पर भी हो कि आखिर इसमें इतनी राजनीति कैसे कि इतना बड़ा मानहानि का नोटिस आएगा। तो ये दोनों ही बात हो सकती है, पर कुल मिला के सरकार उन पक्षों को तलाशने की कोशिश करेगी जो कानून के दायरे में रहते हुए वो कर सकती है इस पूरे मामले पर। जी बिल्कुल। अजीत जी, तो क्या समझा जाए, कांग्रेस क्या चर्चा के लिए तैयार है? क्योंकि ये माना जाए 5 दिनों का शीतकालीन सत्र एक दिन खत्म हो चुका है। 4 दिनों में किस तरह से अब मिलजुल कर कार्रवाई की जाएगी या बातचीत होगी? कई मुद्दे हैं, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा ऐसे मुद्दे हैं, सवाल है जनता के, और ऐसे में दोनों ही दलों को मिलजुल कर इसे सत्र को चलाना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो तैयार है। जिम्मेदारी दायित्व किसका होता है? जो प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होता है उसका होता है। जो सरकार में बैठा हुआ दल है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है। आप क्यों नहीं चर्चा कराते किन्हीं मुद्दों पे? जिन मुद्दों पे आपको चर्चा नहीं करानी उन पे चर्चा करना से भागती है सरकार। ये आप लगातार पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए। बजट सत्र तक 7-7 दिन का केवल बजट सत्र बुलाते हो आप, 3 दिन 4 दिन में खत्म कर देते हो। प्रदीप जी, सरकार सवालों से भाग रही है क्या? देखिए, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो शायद उनकी मजबूरी है, उनको यहाँ पे आके कुछ तो बोलना पड़ेगा अपनी पार्टी के फेवर में। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसमें कांग्रेस पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने आज का जो सत्र जो है उसको स्थगन करने का के लिए जो प्रस्ताव लेके आए, उस प्रस्ताव को विनोद शर्मा जी ये चर्चा करने से, विनोद शर्मा जी जो संवाददाता है, माहौर साहब, विनोद शर्मा जी जो इस न्यूज चैनल के संवाददाता है, उनका अभी आपने एनालिसिस नहीं सुना क्या? उनका एनालिसिस नहीं सुना क्या? कांग्रेस कहां फंस रही? बोला क्या? देखिए, ये तरीका ठीक नहीं है, बीच में बोल के डिस्टर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, आवाज दबाते हैं। अजीत जी, पहले प्रदीप जी की बात सुन लेते हैं। नहीं, आप गलत बयान नहीं करते हो ना, तो इसलिए उसको बताना जरूरी है कि गलत मत बोलो। ये गलत हरकत मत करिए। जी प्रदीप जी बताइए, आप बताइए पहले।
तो क्या है, जिस तरह से स्थगन का आदेश लेके आए, स्थगन के लिए ये प्रस्ताव लेके आए, उसको अगर ढंग से समझा जाए तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस बातचीत करने से भाग रही है और कांग्रेस की भी पद्धति बनी है कि पीछे पीछे में काम करते रहो, आगे आके कुछ भी मत करो। मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं आज आपसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से तत्पर है कि किस प्रकार से ओबीसी को आरक्षण दिया जाए मध्य प्रदेश के अंदर। इसके ऊपर विधि विशेषज्ञों से चर्चा चल रही है और आगे कुछ अच्छा इसके ऊपर निर्णय आएगा, आप भी देखेंगे। जी अजीत जी, तो अगर कुछ निर्णय आता है तो क्या वो आपको मंजूर होगा या एक बार फिर से आप कोर्ट का रुख करेंगे? अरे आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है ना, कमलनाथ जी ने जीतू जी स्पष्ट कह दिया कल शाम को ही कि सरकार ओबीसी वर्ग को जो प्रतिनिधित्व देने के लिए जिस मंच पे जाना चाहेगी हम उसके साथ जाने को तैयार हैं और इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी ने बोल दिया ना, तो हम हर उस मंच के पे सरकार के साथ खड़े हैं जहां सरकार पिछड़े वर्ग के लाभ के लिए कार्य करेगी। उनकी सरकार होते हुए इतने महान हैं कि वो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन लेके आते हैं और उस अपने खुद के रिजर्वेशन को अरे भैया आपको माहौर साहब चलिए उम्मीद करते हैं प्रदीप जी, अजीत जी, कि सदन सही तरीके से चले, सदन सही तरीके से चले और लोगों की जो समस्या है उनका समाधान हो, साथ ही साथ ओबीसी का जो मुद्दा है उसका भी समाधान हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।